हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, पॉलिटी की क्लासेस हमारी चल रही हैं, इसमें हम पीटी 365 जो कि विजन के द्वारा पूरे वर्ष का करंट अफेयर निकाला जाता है। ठीक है, उसी की क्लासेस हम लोग ले रहे हैं। अभी तक हमने 3 क्लासेस पॉलिटी की दे दी गई हैं और एक सुर्खियों में रहे जो स्पीसीज वगैरह है उसकी क्लास दे दी गई है। ठीक है, जल्द ही ये क्लासेस आपको और मिलती रहेंगी। उसी क्रम में आज ही हमारी पॉलिटी की 4th क्लास है। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो न्यायपालिका है, जुडिशरी, जैसा मैंने कल आपको बोला था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। न्यायाधीशों को भारत के सॉरी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये प्रावधान है। आगे देखें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से हटाना।
न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से हटाना से पहले हम चीज़ें कुछ ऐसी जान लेते हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है? अगर यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जो मेरे द्वारा यहाँ पे जोड़े गए हैं, तो उन आर्टिकल को देखें। तो आर्टिकल 124 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संगठन की बात करता है, जो आपसे बात कर ली गई है। वहीं 125 ये कहता है आर्टिकल कि न्यायाधीशों के वेतन और उसकी बात की जाएगी। आर्टिकल 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है? ये 129 प्रावधान करता है। वहीं 130 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान की बात करता है। आर्टिकल 136 यानी कि 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत के बारे में बात करता है। 137 की अगर बात की जाए तो निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन यानी समीक्षा की बात करता है। आर्टिकल 138 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार होना, ठीक है? आर्टिकल 139 उच्चतम न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियां दी गई हैं, ठीक है? और 141 कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे, ठीक है? और वहीं आर्टिकल 143 कहता है 143 कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। अब इसी में न्यायालयों की एकीकृत व एकल प्रणाली की बात की जाए तो यह 1935 के भारत शासक सरकार अधिनियम से अपनाया गया है, ठीक है? एकीकृत प्रणाली। और वहीं अगर बात की जाए तो केंद्रीय कानूनों और राज्य कानूनों दोनों को लागू करवाने का यह अधिकार रखता है, ठीक है? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक इसकी बात कही गई है, ठीक है? स्ट्रक्चर को समझें, अगर न्याय प्रणाली के जो स्ट्रक्चर है उसको समझें तो सबसे सुप्रीम पे जो उच्चतम न्यायालय होता है उसके अधीनस्थ जो है उच्च न्यायालय काम करता है, ठीक है? ये एकीकृत प्रणाली है उसकी बात कही जा रही है। अब उसके अंतर्गत देखें तो जिलों में जो जिला एवं सत्र न्यायालय की बात होती है, वहीं अगर देखें तो महानगरीय क्षेत्रों में ये 3 प्रकार की जो है आपको व्यवस्था दिख जाएगी। पहले देखते हैं जिला सत्र न्यायालय के रूप में। इसके अधीन देखें तो जैसे सिविल जो अधीनस्थ न्यायालय वाले न्यायालय जिसमें मुंसिफ न्यायालय और न्याय पंचायतें देखी जा सकती हैं, ठीक है? दूसरा है प्रांतीय लघु वाद न्यायालय। तीसरा है आपराधिक सत्र न्यायालय जिसमें मुख्य दंडाधिकारी जो मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है? पंचायत अदालत के रूप में देखी जा सकती हैं। और जो मुख्य दंडाधिकारी जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में देखे जा सकते हैं। वहीं महानगरीय क्षेत्रों के बारे में बात की जाए तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय, साथ ही शहरी सिविल एवं सत्र न्यायालय और तीसरा प्रेसिडेंटी स्मॉल कोर्ट के रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था जो न्याय प्रणाली का सामान्य संरचना जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो यहाँ पे दिया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से हटाना सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर के 34 हो गई है, ठीक है? 34 हो गई है, इसलिए ये चर्चा में हुआ, ठीक है? अब देखें आगे। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में समझें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम प्रणाली द्वारा संचालित होती है, ठीक है? इस प्रणाली को शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसलों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थापित किया है, ठीक है? अब 3 जजेस केस के साथ भारत में कॉलेजियम प्रणाली का विकास देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट केस है, जो फर्स्ट जजेस केस 1981 या एस.पी. गुप्ता वाद में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यहाँ राष्ट्रपति के परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, ठीक है? यानी परामर्श का मतलब सहमति नहीं मानी जाएगी और इसका यह अर्थ हुआ कि हालांकि राष्ट्रपति नियुक्ति के संबंध में न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे लेकिन उसका निर्णय न्यायाधीशों के साथ सहमति के रूप में बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है? इसे इसने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्रधानता दे दी, ठीक है? इस वाद ने। अब दूसरा वाद देखें, जो सेकंड जज केस था 1993 वाला, ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में देखें तो शीर्ष न्यायालय ने कहा कि नियुक्ति की सिफारिश सीजीआई द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगी या न्यायाधीशों के परामर्श से की जानी चाहिए, ठीक है? तीसरा जो जजेस केस हुआ 1998 में, तो इसमें कहा कि सीजीआई को न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर अपनी राय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठतम, जो कि अभी वर्तमान में लागू है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है? अब आगे बढ़ें, तो भारत अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करता है? कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में समझें। तो कॉलेजियम व्यवस्था क्या है?
यह एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ वरिष्ठ न्यायाधीश उच्च न्यायपालिका के लिए नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। ठीक है? आगे देखें तो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों निर्णय कौन लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश इसके लिए नियुक्ति का निर्णय लेते हैं। ठीक है? राष्ट्रपति द्वारा अंतिम नियुक्ति की जाती है, जैसे राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर औपचारिक नियुक्ति करते हैं। ठीक है? यानी कि इसी आधार पे की जाएगी कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से। अब देखिए उच्च न्यायालय की नियुक्तियों की प्रक्रिया, तो चरणबद्ध दिया है यहाँ पे। उच्च न्यायालय कॉलेजियम शुरुआत करता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश उम्मीदवार होंगे। ठीक है? वहीं चरण 2 देखें तो सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम समीक्षा करता है कि सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ नामाधीश प्रस्तावित नामों की समीक्षा करते हैं। ठीक है? तीसरे चरण में देखें तो औपचारिक नियुक्ति, राष्ट्रपति अनौपचारिक रूप से न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में नियुक्त करते हैं। ठीक है? ये थी नियुक्तियों की बातें। अब न्यायाधीश को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं। ठीक है? अनुच्छेद 124 का क्लॉज 4 कहता है कि यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है। हटाने का आधार सिद्ध कदाचार और अक्षमता हो सकते हैं। ठीक है? हालांकि संविधान इन आधारों को परिभाषित बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है? संविधान में इसका कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अनुच्छेद 124 का क्लॉज 5 देखें तो यह संसद को अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 के तहत किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की तथा न्यायाधीशों के सदाचार या असमर्थता की जांच और सिद्ध करने की प्रक्रिया का कानून के जरिए विनिमय कर सकेगी। ठीक है? ये क्लॉज 5 कहता है। यह प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा विनियमित होती है। यह अधिनियम संसद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 के तहत बनाया है। ठीक है? विशेष बहुमत की आवश्यकता को देखें तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत उस सदन में उपस्थित मतदान करने वाले कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा होना चाहिए। ठीक है? अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी यानी कि 2 यह कहता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है। ठीक है? इसमें प्रावधान किया गया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति या उसके पद से हटाया जा सकता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित है, यानी कि सिद्ध कदाचार के रूप में उपबंधित है। ठीक है? अनुच्छेद 218 कहता है कि यह अनुच्छेद 124 के खंड 4 यानी क्लॉज 4 और खंड 5 की प्रयोज्यता को हाई कोर्ट्स तक बढ़ाता है ये। ठीक है? अब तक की किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है इस आधार पर। ठीक है? यानी कि अभी तक किसी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। संविधान में देखें तो न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है? महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है। बोलचाल की भाषा में इस शब्दावली का उपयोग अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 218 के तहत कार्यवाही के संदर्भ में किया जाता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करता है। ठीक है? अब न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? भारत में संवैधानिक प्रक्रिया को समझें तो अनुच्छेद 124 में वर्णित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा विनियमित एक 4 चरणीय प्रक्रिया देखी जा सकती है। कौन-कौन सी? तो प्रस्ताव की शुरुआत सबसे पहले तो लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है? अब जांच समिति के द्वारा तो एक 3 सदस्यीय समिति न्यायाधीश के खिलाफ जो आरोपों की जांच करेगी। उसके बाद संसदीय अनुमोदन होगा, तो प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होगा। ठीक है? अब फाइनली राष्ट्रपति का आदेश देखें तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने के लिए अंतिम आदेश जारी करते हैं। ठीक है? ये थी हटाने की प्रक्रिया के रूप में जो संवैधानिक प्रावधान है। अब संबंधित तथ्य देखें तो अपर न्यायाधीश के बारे में, एडिशनल जज के बारे में देखें तो इसको देखें तो हाल ही में राष्ट्रपति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में 14 अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ठीक? अपर न्यायाधीश के बारे में समझ लेते हैं तो अनुच्छेद 224 के तहत नियुक्ति देखी जा सकती है, जिसमें नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है और नियुक्ति न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक ही पद पर बने रह सकते हैं। ये 65 था सीजीआई के मामले में। ठीक है? यहाँ पे कितना है? 62 है। याद रखेंगे इस बात को। नियुक्ति के कारण देखें तो जब किसी उच्च न्यायालय में कार्यभार में अस्थायी वृद्धि हो या लंबित मामलों की संख्या अधिक हो, तब इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है? न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या को स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों में 75 अनुपात 25 यानी कि 75 अनुपात 25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है?
जिला न्यायाधीश के बारे में समझें तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे न्यायाधिकारी जिनके पास वकील के रूप में और सेवा में रहते हुए कुल मिलाकर 7 साल का अनुभव है, वे जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं। ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत वकीलों और सेवारत उम्मीदवारों दोनों को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही 7 वर्ष के अनुभव की शर्त अब न्यायिक अधिकार पर भी लागू होगी। ठीक है? यानी 7 वर्ष का अनुभव यहाँ भी लागू कर दिया जाएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में समझें तो आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है ये आर्टिकल। ठीक है? नियुक्ति प्राधिकारी को समझें तो राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित हाई कोर्ट से परामर्श करके की जाती है। ठीक है? हाई कोर्ट से परामर्श किया जाएगा, उसके बाद नियुक्ति की जाएगी। ठीक है? ये था हमारा। अब ट्रिब्यूनल्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि अधिकरण के बारे में समझते हैं। क्यों है सुर्खियों में, तो जान लेते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा सेवा शर्तों से संबंधित अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है, इसलिए चर्चा में आ गए हैं। अब भारत में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल प्रणाली को समझें तो उत्पत्ति और विकास को देखें, संवैधानिक आधार को देखेंगे, कैट का क्षेत्राधिकार देखेंगे, क्षेत्राधिकार समझेंगे और अपीलीय क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? चलिए, तो उत्पत्ति और विकास के बारे में समझें तो 1969 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी फर्स्ट एआरसी द्वारा अनुशंसित है ये, और 42वें संशोधन 1976 ने स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की है। स्वर्ण सिंह समिति आप याद रखेंगे। ठीक है? ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी बात करते हैं। वित्त अधिनियम 2017 ने अधिकरणों का पुनर्गठन किया है, जिससे उनकी संख्या 26 से घट करके 19 कर दी गई है। ठीक है? यानी कि घटा दिया गया है। अब संवैधानिक आधार समझे तो अनुच्छेद 223 का ए प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट की स्थापना इसी के तहत हुई है। ठीक है? आर्टिकल 223 ए के तहत। अनुच्छेद आर्टिकल 223 बी अन्य मामलों के लिए अधिकरण जारी की बात करता है। ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय जो 2010 के तहत देखें तो अनुच्छेद 223 बी के तहत मामले अनन्य नहीं है। विधायिकाएं 7वीं अनुसूची के विषयों पर अधिकरण बना सकती है। ठीक है? यानी विधायिकाएं 7वीं अनुसूची के विषयों पर क्या कर सकती है, अधिकरण अधिकरण जो है यानी ट्रिब्यूनल बना सकती हैं। कैट का यानी कि ट्रिब्यूनल का जो है उसका सार्वजनिक अधिकरण के बारे में समझें तो इसके क्षेत्राधिकार को तो संघ और उसके प्राधिकरणों के तहत लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित सेवा मामले देखे जा सकते हैं इसके अधिकार क्षेत्र में। क्षेत्राधिकार के बारे में और बात कही गई है कि विषयवार परिभाषित होता है यह। कुछ अधिकरणों के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है। ठीक है? अब यहाँ अपीलीय बारे में दिया है तो अपीलीय उच्च न्यायालयों में होती है। ठीक है? अपील जो है उच्च न्यायालय में होती है, कुछ मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है? अब अधिकरण और न्यायालयों के बीच अंतर समझें तो अधिकरण और न्यायालय स्थापना के बारे में समझें। अधिकरण के बारे में तो संसद के अधिनियमों द्वारा ये देखा जा सकता है। जैसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 223 ए केंद्र व राज्य स्तर पर प्रशासनिक अधिकरण और आर्टिकल 223 बी कराधान, भूमि सुधार जैसे अन्य मामलों के लिए जोड़कर शामिल किया गया है। ठीक है? सोर्सिंग समिति द्वारा अनुशंसित है ये। न्यायालय केवल भारत के संविधान द्वारा ये जो है स्थापना इसकी की गई है। उद्देश्य को समझें तो विशिष्ट मामलों पर विवादों और शिकायतों का समाधान करना है अधिकरण का काम। वहीं अगर न्यायालय की बात की जाए तो अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था की व्याख्या करना और उसे बनाए रखना तथा दीवानी व फौजदारी मामलों पर निर्णय देना न्यायालय का काम है। ये आपको बेहद अच्छे से पता होगा। ठीक है? प्रक्रियात्मक जो है अनुपालन को समझे तो विशिष्ट प्रक्रियाएं जो अधिकरण के बारे में है तो विशिष्ट प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा संचालित है। वहीं न्यायालय की बात की जाए तो प्रक्रियाएं संहिताओं से बाध्य है ये। ठीक है? सदस्य देखें तो न्यायिक और विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ का मिश्रण यहाँ पे देखा जा सकता है ट्रिब्यूनल में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा न्यायालय में तो यहाँ न्यायिक सदस्य ही केवल भागीदार होंगे। शक्तियों के बारे में समझें तो उन कानून तक सीमित है ट्रिब्यूनल जिनके अंतर्गत इन्हें स्थापित किया गया है, उससे बाहर ये नहीं जा सकते। लेकिन अगर न्यायालय की बात की जाए तो निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानूनों का उपयोग करने का अधिकार इनको प्राप्त होता है। ठीक है? तो ये था दोनों का। अब समझते हैं अगला टॉपिक है हमारा भारत में विधिक सहायता।
अब विधिक सहायता को समझें तो सुर्खियों में जान लेते हैं क्यों है। तो हाल ही में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यानी 1987 के कार्यान्वयन के 30 वर्ष पूरे हुए हैं। यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया था और इस दिन को प्रति वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 9 नवंबर को आपको याद रखना है कि ये जो है राष्ट्रीय प्रति वर्ष राष्ट्रीय जो विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 नवंबर को। ठीक है। विधिक सहायता हेतु संवैधानिक प्रावधान समझें तो अनुच्छेद 39 ए कहता है कि जो है ए में दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ द्वारा सम्मिलित किया गया है इसको। ठीक है। अब यह राज्यों को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। ठीक है। आर्टिकल 39 का ए। आर्टिकल 21 देखें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना एक मूल अधिकार के रूप में निहित है। ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है। अब वहीं आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 देखें तो यह गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी यानी अधिवक्ता से परामर्श करने और अपना बचाव करने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है ये। ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है तो यह सुनिश्चित करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समता की बात करता है। अब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के बारे में समझें तो यह 1995 में क्या हुआ, अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के तहत निःशुल्क और पर्याप्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है। कौन कौन सी? तो पहली है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यह भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका प्रमुख होता है। ठीक है। दूसरा है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रमुख होता है। तीसरा है जिला, ठीक है, यानी कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिसमें जिला न्यायाधीश इसका प्रमुख होता है। ठीक है। तो ये जो है त्रिस्तरीय प्रणाली देखी जा सकती है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341 में देखें तो इसमें कुछ मामलों में जहां अभियुक्त के पास विधिक सहायता के लिए साधन नहीं है, वहां राज्य सरकार के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम देखें तो दिशा जो कि डिजाइन इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एसेस एक्सेस भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवीन समाधान डिजाइन करना है। जैसे टेली लॉ या न्याय बंधु जो प्रो बोनो कानूनी सेवाएं कार्यक्रम या न्याय मित्र कार्यक्रम या लोक अदालत देखे जा सकते हैं। ठीक है। नोट करके दिया है तो यहाँ देख लेते हैं कि निःशुल्क विधिक सेवाओं में लाभार्थियों को केंद्र या राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने में सहायता और परामर्श प्रदान करना भी शामिल है ताकि उनकी न्याय तक समग्र पहुंच सुनिश्चित की जा सके। ठीक है। ये न्याय देने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। अब आगे देखें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में समझें, नालसा के बारे में। तो यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है। कार्य समझ लेते हैं इनके। तो ये जो त्रिस्तरीय बात थी ना उसमें पहली वाली है। ठीक है। फर्स्ट है ये। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत व दिशा निर्देश तैयार करना और प्रभावी योजनाएं बनाना ताकि वे पूरे देश में विधिक सेवाएं कार्यक्रमों को लागू कर सकें। ठीक है। कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना है। विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना है। ठीक है। ये इसके प्रमुख कार्य देखे जा सकते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के। ठीक है। अब निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्रता समझ लेते हैं। क्या है पात्रता? तो महिलाएं और बच्चे, ठीक है, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या अन्यथा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, संविधान के अनुच्छेद 23 में संदर्भित मानव तस्करी या जो बेगार के पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य, सामूहिक आपदा हिंसा बाढ़ सूखा भूकंप औद्योगिक आपदा के बीच पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, संरक्षण गृह किशोर गृह या मनोरोग अस्पताल में हिरासत में रखे गए व्यक्ति, ठीक है, इसके लिए पात्र होंगे। वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है, यदि मामला उच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में है और 5 लाख रुपए से कम है, तो यदि मामला उच्चतम न्यायालय से समक्ष है तो ये उसके लिए पात्र होंगे। ठीक है। आगे है वैकल्पिक विवाद समाधान के बारे में यानी एडीआर के बारे में समझेंगे। ठीक है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट
रिसॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। तो वैकल्पिक विवाद समाधान के बारे में समझें, तो इसकी जो मार्गदर्शिता यहाँ पे दी गई है, तो एडीआर के प्रमुख 5 कार्य यहाँ पे देखे गए जा सकते हैं। कौन-कौन से हैं? तो पहला है माध्यस्थम या विवाचन, ठीक है? एक तटस्थ विवाचक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद एक बाध्यकारी निर्णय देता है, जिसे पंचाट कहा जाता है, ठीक है? दूसरा देखें मध्यस्थता, एक लचीली गैर बाध्यकारी जो प्रक्रिया जहाँ एक तटस्थ पक्ष चर्चा को सुगम बनाता है, ठीक है? अगला देखें सुलह, तो एक तटस्थ तीसरा पक्ष सक्रिय रूप से पक्षों के साथ संवाद करता है ताकि समझौते के विकल्प मिल सके, ठीक है? चौथा है वार्ता, क्या है? तो पक्ष और उनके वकील किसी तटस्थ व्यक्ति के बिना सीधे संवाद करके समझौते तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? अगला है सहयोगात्मक विधि, तो पक्ष और उसके जो उनके वकील मुकदमेबाजी के बिना मुकदमों को हल करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत होते हैं, ठीक है? तो ये थे उसके प्रमुख 5 प्रकार एडीआर के। अब माध्यस्थम के लिए प्रमुख जो ढांचे को समझें, तो घरेलू कानून माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1986 क्या कहता है? यह भारत में माध्यस्थम विवाचन के लिए मुख्य कानून है, जो अनक्रिटिकल मॉडल कानून पर आधारित होता है, ठीक है? अब आगे देखें तो भारत में संस्थागत समर्थन, इसमें देखते हैं तो इसमें नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र और भारतीय माध्यस्थम परिषद शामिल हैं, ठीक है? वहीं जो वैश्विक निकाय और मानक के बारे में समझें, तो भारत स्थायी माध्यस्थम न्यायालय 1899 का पक्षकार है और वैश्विक मॉडलों पर पालन करता है ये, ठीक है? ये प्रमुख बात थी ढांचे की। अब आगे देखें तो भारत में मध्यस्थता को बढ़ावा देना कैसे? तो मध्यस्थता अधिनियम 2023 के माध्यम से समझें, तो मध्यस्थता मध्यस्थता के लिए एक समेकित और समर्पित विधिक ढांचा स्थापित करता है ये, ठीक है? क्षेत्रक विशिष्ट कानून के बारे में समझें, तो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 मध्यस्थता को बढ़ावा देते हैं। आगे है मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन। सिंगापुर कन्वेंशन को समझें, तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और निपटान मामलों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है ये, ठीक है? ये था। अब आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मध्यस्थम के निर्णयों को संशोधित करने के लिए न्यायालयों की शक्तियों के बारे में यहाँ दिया गया है। तो क्यों है सुर्खियों में? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों के पास मध्यस्थम के निर्णयों में संशोधन करने की सीमित शक्तियां हैं। मतलब शक्तियां क्या हैं? सीमित हैं। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। उच्चतम न्यायालय ने गायत्री बालाराम बनाम आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड मामले में उपयुक्त निर्णय दिया कि शीर्ष न्यायालय के अनुसार मध्यस्थम द्वारा दिए गए निर्णयों को मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 या 37 के तहत संशोधित किया जा सकता है, ठीक है? वहीं हालांकि ये संशोधन निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किए जा सकते हैं। कौन कौन सी परिस्थिति है? तो जब निर्णयों के वैध हिस्सों में से अवैध हिस्सों को हटा करके लागू किया जाता है, ठीक है? और उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में हमने माजूस कॉन्टिनेंट इन से माइनस सिद्धांत का उल्लेख किया है, ठीक है? एक सिद्धांत था, उसका उल्लेख किया है। अब कोई लिपिकीय गणना संबंधी या टंकन संबंधी त्रुटि को सही करने के लिए जो है निर्णय के बिंदु पर देखा जा सकता है, ठीक है? यानी कि इन परिस्थितियों को देखा जा सकता है। वहीं कुछ मामलों में निर्णय के पश्चात देय ब्याज में संशोधन करने के लिए भी इसको देखा जा सकता है, ठीक है? अब अगला टॉपिक है हमारा लोक अदालत, ठीक है? सुर्खियों में क्यों है? तो देश में केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू की हैं। याद रखेंगे इस राज्य को, केरल को, ठीक है? लोक अदालत में जो ऐसा पहला राज्य बन गया है जो ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू कर दी हैं इसने। लोक अदालत के बारे में समझ लेते हैं। तो लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है ये, ठीक है? गठन देखें तो इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है? वर्ष 2002 में इस अधिनियम में संशोधन करके लोकहित वाली सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत गठित की गई थी। ये अदालतें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करती हैं, ठीक है? ये प्राकृतिक न्याय की बात करते हैं। शक्तियों के बारे में समझें,
तो लोक अदालतें सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बाध्य नहीं है। ये इसे सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी यानी कि 1908 के तहत दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। दीवानी न्यायालय, ठीक है। इसके निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है, ठीक है। लोक अदालत को संदर्भित मामले में शामिल हैं कौन कौन से? तो किसी भी न्यायालय में लंबित कोई मामला इसमें शामिल है, कोई भी विवाद जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो और उसके न्यायालय में दायर किए जाने की संभावना हो आदि इसके मामले जो संदर्भित मामले में शामिल हैं। अब देखें तो इसके दायरे में आने वाले मामलों की प्रकृति और स्वरूप को देखें तो वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण इसके अंतर्गत देखे जा सकते हैं। प्रथम लोक अदालत 1982 में जूनागढ़ जो गुजरात में आयोजित की गई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, पीसीएस ऐसे सवालों को उठा करके पूछ लेता है, ठीक है। या कोई भी अदर स्टेट का जो एग्जाम होता है तो वहां पे ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बच्चों जितने जो टर्म है, जो टॉपिक हैं, उनके बारे में जो चर्चा यहाँ पे की जा रही है, उनकी डीप एनालिसिस आपको करना जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जब आपको उठा दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि पढ़ा तो था लेकिन ये ऑप्शन कहाँ से आ गया, तो चीजों में थोड़ी गलती सी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसको थोड़ा सही कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए, अब है विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। समझ लेते हैं। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि विलय का सिद्धांत एक कठोर और सार्वभौमिक रूप से उपयोग होने वाला सिद्धांत नहीं है, ठीक है। विलय के बारे सिद्धांत के बारे में समझें तो तर्क देखते हैं, इसका क्या तर्क है। इस सिद्धांत के अनुसार एक समय में एक ही विषय पर एक से अधिक डिक्री या आदेश लागू नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उपयोग देखें तो यह इस पर निर्भर नहीं करता कि अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के फैसले या डिक्री पुष्टि की है, उसे संशोधित किया है या उसे उलट दिया है, ठीक है। इसका अर्थ है कि जब एक उच्चतम न्यायालय किसी अधीनस्थ अदालत के आदेश, डिक्री या निर्णय को रद्द या संशोधित या पुष्टि करते हुए निपटारा करता है तो निचली अदालत के आदेश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। वह उच्चतम न्यायालय के आदेश में समाहित हो जाता है, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी। अब इसमें उद्देश्य और लाभ दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। तो क्या है उद्देश्य और लाभ? यह न्यायालयों और अधिकरणों के पदानुक्रम की गरिमा बनाए रखता है तथा न्यायिक फैसलों में अंतिम रूप सुनिश्चित करता है, ठीक। स्टेट ऑफ मद्रास बनाम मदुरै मिल्स कंपनी लिमिटेड बाद में देखा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय ने माना था कि विलय का सिद्धांत अपीलीय या पुनरीक्षण आदेश की प्रकृति और ऐसे अधिकारिकता प्रदान करने वाले वैधानिक प्रावधानों के दायरे पर निर्भर करता है ये, ठीक। अब जीरो एफआईआर का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब यहाँ पे है ई जीरो एफआईआर, ठीक है, याद रखेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने नई ई जीरो एफआईआर पहल की शुरुआत की है। किसने की है? गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने। क्या है जीरो एफआईआर? तो भारत जो प्रारंभ इसका देखें तो इसे दिल्ली में प्रायोजित प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में। उद्देश्य देखें तो साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतों दर्ज करना, आसान बनाना उनको और उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। सीमा समझें तो यदि कोई शिकायत करता राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर 10 लाख रुपए से अधिक के वित्तीय नुकसान की रिपोर्ट करता है तो स्वतः रूप से एक जीरो एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह दिल्ली के ई क्राइम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये एफआईआर संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस थानों को तत्काल भेज दी जाती है। शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर अपनी नजदीकी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में जाकर के इस जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में परिवर्तित करना होगा, ठीक है, 3 दिनों के भीतर। जीरो एफआईआर के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस थाने में अपराध की क्षेत्राधिकार सीमा की परवाह किए बिना एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था है। यानी कि मान लीजिए आप किसी एक विशेष स्थान पर रहते हैं और आपका कुछ जो भी थाना आता है, ठीक है, अब उस थाने में ना जाकर के आप कहीं भी अपनी जो एफआईआर करते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है जीरो एफआईआर, ठीक है। अब जीरो एफआईआर का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531 का
वन के तहत किया गया है। इसे 2012 के निर्भया केस के बाद स्थापित जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्शन या निर्वाचन, जो कि काफी चर्चा में रहा है और रहा अभी भी बना हुआ है। इलेक्शन ऑफ जो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का निर्वाचन आयोग। तो उत्पत्ति समझ लेते हैं। 25 जनवरी 1950 को स्थापित एक स्थायी सांविधिक निकाय है ये। ठीक है। वर्ष 2011 से आयोग की स्थापना की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। अब सांविधिक प्रावधान समझ लेते हैं। तो संविधान का भाग 15 जो अनुच्छेद 324 से 329 इसका प्रावधान करता है। ठीक है। सांविधिक प्रावधान में देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, नियुक्ति, सेवा शर्तों की पदावधि, अधिनियम 2023, उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तों, कार्यकाल आदि को विनियमित करता है। ठीक है। प्रमुख भूमिका समझे तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है। अनुच्छेद 223 क्लॉज 1 के अंतर्गत ये स्थापित किया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति या और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन ये ईसीआई कराता है। ठीक है। संरचना समझें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और 2 निर्वाचन आयुक्त जो कि अनुच्छेद 223 क्लॉज 2 में देखे जा सकते हैं। ठीक है, स्थापित किए गए हैं। प्रमुख कार्य समझें तो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और संचालन करना कार्य है इनका। साथ ही लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन नामावली, मतदाता सूची तैयार करना इसका प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना भी इसका एक प्रमुख कार्य देखा जा सकता है। निष्पक्ष और तटस्थ निर्वाचनों के लिए नियम एवं दिशा निर्देश निर्धारित करना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है। आगे है निर्वाचन संबंधी सुधारों के लिए ईसीआई द्वारा उठाए गए हालिया कदम। कौन कौन से कदम है? तो स्वीप यानी कि SVEEP कार्यक्रम 2009, प्रणालीबद्ध मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम के माध्यम से मतदाता भागीदारी बढ़ाने का प्रयास है। ठीक है। होम वोटिंग की सुविधा जहाँ पे देखी जा सकती है। 2024 के आम चुनावों में 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40 विकलांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान की सुविधा की गई है। ठीक है। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों का उन्मूलन जो 2025 के माध्यम से देखा जा सकता है। तो UIDAI, ठीक है, के सहयोग से दोहरे मतदाता पहचान पत्रों को हटाने यानी 2025 की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। आपको पता है कि इस समय आप देख सकते हैं कि विभिन्न जो है राज्यों में इसकी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। निर्वाचन सुधारों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देख सकते हैं यहाँ पे। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ 2002 का ये बात था। इस केस में देखें तो इस निर्णय ने उम्मीदवारों के लिए अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक विवरण का खुलासा करना अनिवार्य बना दिया। इससे मतदाताओं के लिए पारदर्शिता में वृद्धि हो गई। ठीक। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ 2013 का केस देखें तो इसके माध्यम से ईवीएम में नोटा इनमें से कोई नहीं, यानी कि आप जाएंगे तो मान लीजिए 4 व्यक्ति वहां पे खड़े हुए हैं और 5वां जो ऑप्शन होगा वो होगा नोटा का ऑप्शन। ठीक है। इसका मतलब आपका ये है कि आप इनमें से किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। को शामिल किया गया है जो निर्वाचन में चयन के मूल अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 सब क्लॉज ए को सशक्त बनाता है ये। ठीक। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 का केस देखें तो इसके तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 का 4 को रद्द कर दिया गया। इससे 2 सिद्ध विधायकों और सांसदों की तत्काल अयोग्यता सुनिश्चित हुई। ठीक। अब एडीआर बनाम भारत संघ के बारे में देखें तो उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। पॉइंट आउट करिएगा इसको, असंवैधानिक घोषित कर दिया चुनावी बॉन्ड योजना को। इसने राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बारे में यहाँ पे दिया है। तो क्या है सुर्खियों में? भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत 476 अन्य पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों
को सूची से हटाने यानी डीलिस्टिंग के लिए चिन्हित किया है। अब पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बारे में देखें तो ऐसे दल जो है वे राजनीतिक दल होते हैं जो भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, ठीक है, परंतु उन्हें ना तो राज्य स्तरीय और ना ही राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। वे पंजीकृत लेकिन जो है गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहलाते हैं। कानूनी प्रावधान एवं दिशा निर्देश देखें इसके तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A यह निर्धारित करती है कि किसी राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकरण हेतु किन मानदंडों का पालन करना आवश्यक है, ठीक है। साथ ही देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल वेलफेयर 2002 बाद में देखें तो यह निर्णय दिया गया था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। तथापि राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित दिशा निर्देश के अनुसार यदि कोई राजनीतिक दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव में भाग नहीं लेता तो उसे सूची से हटाया या डीलिस्ट किया जा सकता है, ठीक है। कितने वर्ष तक? 6 वर्षों तक। आगे दिया है कि पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच अंतर देख लेते हैं। तो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बारे में। अब पंजीकरण की स्थिति देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पंजीकृत यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 39A के अंतर्गत, ठीक है। और अगर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बारे में देखें तो राज्य या एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त, ठीक। चुनाव चिन्ह देखें तो चुनाव चिन्हों के आवंटन के मामले में वरीयता दी गई है। आम चुनाव के दौरान आरक्षित चिन्ह का प्रयोग करना, इनका जो है आरक्षित चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं ये, ठीक है। चुनावी सुविधाएं देखें तो 10 प्रस्तावों की आवश्यकता होगी। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के आम चुनावों में भाग लेने के लिए सामान्य चुनाव चिन्ह देखे जा सकता है। अधिकतम 20 स्टार प्रचारक शामिल हो सकते हैं। अधिकतम जो है स्टार जो प्रचारक आप होते हैं, जैसे किसी हीरो को, किसी या एक्टर को या किसी एक्टर को आप लेकर के आते हैं या किसी समाज से संबंधित कोई बड़ा चेहरा है उसको लेकर के आते हैं, तो ऐसे 20 स्टार प्रचारक ही आप शामिल कर सकते हैं। वहीं अगर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बारे में देखें तो नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारण टेलीकास्ट की सुविधा उपलब्ध होती है। अधिकतम 40 स्टार जो प्रचारक शामिल हो सकते हैं, यहाँ 20 हैं, यहाँ 40 हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देख लेते हैं क्या है ये, सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में विशेष गहन परीक्षण के बाद मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया है, ठीक है, इसलिए चर्चा में है। अब विशेष गहन परीक्षण के बारे में समझें तो एसआईआर को संविधान के अनुच्छेद काफी चर्चा में था, ठीक है, अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत कानूनी मान्यता जो है प्राप्त है। यह घर घर जाकर के जांच की एक प्रक्रिया है ताकि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। एसआईआर का आयोजन 1951 से 2004 के बीच 8 बार किया जा चुका है, ठीक है, जिसमें अंतिम अभ्यास 21 वर्ष से अधिक जो है 21 वर्ष से अधिक पहले किया गया था, ठीक है। अब निर्वाचन नामावली के बारे में समझें तो निर्वाचन नामावली किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले मतदान के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों की सूची होती है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 326 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19 के अनुसार मतदाता के रूप में पंजीकरण की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है, ठीक है। चलिए अब वही 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के बारे में देखें तो इसके माध्यम से मतदाता पंजीकरण की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी, याद रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उससे पहले 21 वर्ष थी, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में दिया गया है, कुछ देख लेते हैं इनको भी। चलिए, तो पहला है यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और पद से हटाना। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। अब 2023 अधिनियम के तहत इलेक्शन कमीशन इंडिया को निम्नलिखित रूप से अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। कैसे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन लाभ प्रदान किए गए हैं, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन और जो लाभ दिए गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को।
सॉरी। आगे है, अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सिविल या आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए खोज एवं चयन समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए निश्चित कार्यकाल तय किए गए हैं। ठीक। अब जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में देखें तो जैसे कि अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 के तहत जो है उल्लिखित है। ये क्या है? तो अनुच्छेद 224 का क्लॉज 5 में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में कदाचार अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव के साथ शुरू होती है। ठीक है। बता चुके हैं आपको कि न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। चलिए, प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर एक समिति आरोपों की वैधता की जांच करती है। ठीक। इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का आदेश दे देते हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी जो है सेवा शर्तें, कार्यकाल और पदावधि अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान को समझें तो पात्रता की अगर बात की जाए तो सचिव स्तर का अधिकारी ये देखा जा सकता है। और जो सचिव स्तर का अधिकारी वह भारत सरकार में सचिव स्तर पद पर धारण करता हो। ठीक। अनुभव और सत्यनिष्ठा की बात की जाए तो चुनाव के प्रबंधन और संचालन का अनिवार्य रूप से अनुभव होना चाहिए। ठीक। ये पात्रताएं हैं। खोज की बात की जाए यानी सर्च समिति की बात की जाए तो अध्यक्ष के रूप में देखें तो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री होंगे इसके अध्यक्ष। संरचना स्ट्रक्चर देखें तो 2 सदस्य जो सचिव या उससे ऊपर रैंक का अधिकारी होगा वो इसके सदस्य होंगे। ठीक है। 5 पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है ये। ठीक। उसमें से एक को चुनना होगा। अब त्याग पत्र और पद से हटाना या त्याग पत्र की प्रक्रिया समझे तो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने वाली समान प्रक्रिया से देखा जा सकता है। ठीक है। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर जो है पद से हटाए जाने की सिफारिश है। यहाँ पे चुनाव आयोग को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश जो अन्य होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चयन समिति यानी समिति के सदस्य के बारे में देखें तो जो चयन समिति होती है इसमें देखें तो अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता। ठीक है। और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य के रूप में होंगे। ठीक है। और राष्ट्रपति को चुने गए उम्मीदवार की सिफारिश करनी होती है। ठीक है। अब सेवा शर्तों के बारे में देखें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए वो मान्य होगा। ठीक है। सेवा और शर्तें देखें तो यदि चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है तब दोनों जो कार्यकाल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होते। ठीक है। अब सुर्खियों में रही कुछ अन्य शब्दावलियां और पहलों को देख लेते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ईसैनेट यानी कि ECI-NET ईसैनेट, ये जो एक प्लेटफॉर्म है इसके बारे में समझें तो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के दौरान ECI-NET डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि ECNET का उपयोग किया। इस ऐप के बारे में समझें तो यह मतदान प्रतिशत की समयबद्ध रिपोर्टिंग के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। ठीक है। निर्वाचनों का संचालन नियमन 1961 के तहत पीठासीन अधिकारियों को मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर उपस्थित राजनीतिक दलों द्वारा नामित बूथ स्तर के एजेंटों को फॉर्म 17C प्रदान करना अनिवार्य होता है। ठीक है। आगे समझिए तो फॉर्म 17C में मतदान केंद्र वार मतदाता उपस्थित का विवरण दर्ज किया जाता है। इसमें कुल निर्वाचक, डाले गए मत, अस्वीकृत वंचित मत तथा अभिलेखित न किए गए मतों की जानकारी शामिल होती है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रत्याशी वार कुल प्राप्त मतों का विवरण भी दर्ज किया जाता है। ठीक है। ईवीएम के मतपत्र की पठनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से इसके नियम 49B में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्याशियों के रंगीन तस्वीर शामिल किए गए हैं। ठीक है।
जो प्रत्याशी हैं उनकी रंगीन तस्वीरें शामिल की गई हैं। मुख्य विशेषताओं के बारे में समझें तो पीठासीन अधिकारी मतदान के लिए प्रत्येक 2 घंटे में मतदान के आंकड़ों को अपडेट करते हैं। ठीक, आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए केवल निर्वाचन आयोग नामित अधिकारी ही डेटा प्रविष्ट कर सकते हैं। ठीक, अब परिणाम घोषित होने के 72 घंटों के भीतर इंडेक्स कार्ड यानी शीघ्र प्रकाशन किया जाता है इंडेक्स कार्ड का। ठीक है, इंडेक्स कार्ड चुनाव के बाद तैयार किए जाने वाली गैर सामयिक रिपोर्ट है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर उम्मीदवारों, मतदाताओं, प्राप्त मतों, दलों के मत शेयर, लिंक आधारित मतदान पैटर्न और क्षेत्रीय विविधताओं पर विस्तृत आंकड़े शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा टॉपिक डाकपत्र, पोस्टल वॉलेट। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग ने डाकपत्र की गणना अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के मतों की अंतिम 2 दौर की गणना से पहले पूरा कराने का निर्णय लिया। ठीक है, तो डाकपत्र के बारे में समझ लेते हैं। तो डाकपत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत मतदाता अपने मत पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं और इसे डाक द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है, अब कानूनी व्यवस्था समझे तो यह प्रणाली चुनाव संचालन नियम 1961 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा शासित होती है। ठीक, पोस्टल बैलेट में 3 अपवाद निहित होते हैं। कौन कौन से? तो मतदान केंद्र यानी पोलिंग स्टेशन के बाहर मतदान होता है। ठीक है, यह ईवीएम के बजाय ईवीएम पद्धति से किया जाता है। ठीक है, यह निर्धारित मतदान तिथि से पहले संपन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं मतपत्र जारी करना कैसे। तो पोस्टल बैलेट मतपत्र मतदाता को पोस्टल प्रमाण पत्र, ठीक है, और के तहत भेजा जाता है जिसके साथ निम्नलिखित शामिल होते हैं। कौन कौन? तो फॉर्म 13 जो है ए यानी कि फॉर्म 13 ए में घोषणा पत्र और फॉर्म 13 बी में एक जो है कवर होगा। ठीक है, फॉर्म 13 सी में रिटर्निंग ऑफिसर के नाम संबोधित एक बड़ा कवर तथा मतदाता के मार्गदर्शन हेतु फॉर्म 13 डी में निर्देश होते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए लेकिन थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। ठीक है, डाक मतपत्र पात्रता के बारे में समझें यानी पोस्टल वॉलेट एलिजिबिलिटी के बारे में देखें तो सेवा मतदाता जो कि सशस्त्र बलों के सदस्य, राज्य के बाहर सेवारत पुलिस बल और विदेश में तैनात सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके बारे में। ठीक है, विशेष मतदाता के बारे में देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, अन्य उच्च पदस्थ गणमान्य व्यक्ति तथा उनके पति पत्नी इसके विशेष मतदान में देखे जा सकते हैं। अनुपस्थित मतदान के बारे में समझे तो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, निर्धारित विकलांगता प्रमाण पत्र, 40% से जो अधिक दिव्यांग वाले हों, ठीक है, दिव्यांगजन, कोविड-19 से संक्रमित मतदाता और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता इसमें शामिल हैं। ठीक है, निवारक निरोध में बंद मतदाता के बारे में देखें तो वे निर्वाचन जो निवारक निरोध के तहत हिरासत में है। चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मी के बारे में देखें तो पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, पोलिंग एजेंट, पुलिसकर्मी और रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये थे एलिजिबिलिटी के बारे में यानी कि सेवा मतदाता, विशेष मतदाता, अनुपस्थित मतदाता, निवारक निरोध मतदाता और चुनावी ड्यूटी तैनात कर्मी इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक था हमने अभी तक जो लगभग चुनाव से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएँ थी, जितनी भी शब्दावलियाँ थी, वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, अभी सब कुछ आपके हाथ में है, बस मेहनत करना है, लगे रहना है, कंटिन्यूअसली चीज़ों को करते रहना है। कई बार ऐसा होता है कि आप थक जाते हैं, हार मानने लगते हैं, कॉन्फिडेंस आपका गिरने लगता है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबके साथ ये समस्याएँ आती हैं, सबके जो है गूज़बम्प्स जारी होंगे, आपको नींद नहीं आ रही होगी, परेशानियाँ बढ़ने से स्टार्ट हो जाएँगी, अभी तो शुरुआत है। लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम की तारीख जो है डेट जो है आपके नज़दीक आती जाएगी, आपकी और ये समस्याएँ बढ़ती चली जाएँगी। तो ये सबके साथ होता है, आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा, बस आपको करना क्या है कि कंटिन्यू जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं बस करते रहना, खुद पे भरोसा रखना है। याद रखिएगा जब तक भरोसा नहीं होगा खुद पे, तब तक चीज़ें आपके लिए बिखरी हुई नज़र होंगी। ठीक है? अब चीज़ों को समेटने की बारी है, चीज़ों को कंक्लूड करके यानी कि समग्र करके अब चीज़ों को लगातार रिवाइज़ करने की बारी है, रिवीजन करने की बारी है। ठीक है? तो चलिए ज्ञान की बातें यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है? मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी को बाय।